Hey students, good morning. This is Akash sir. I have qualified the Army School exam and RRB NTPC exam. Let's start with the drainage system. Students, ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये ज्योग्राफी है क्लास 11th की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कुछ एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू आपके सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए। ये यहाँ से जो क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं और आरआरबी एनटीपीसी और आपकी एसएससी में भी आते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? सबको पता है, गंडक नदी तो कहीं नहीं जाएगी भैया। द सोन नदी, तो कोसी नदी तो बिहार का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि दामोदर नदी के कारण बंगाल में बड़ी बड़ी बाढ़ें आती हैं ना, फ्लड आते हैं, फ्लड्स, इसीलिए इसको बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है? ठीक है, रिवर बेसिन का मतलब होता है जहां पर नदियां जो है पानी इकट्ठा करती हैं, जिसको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, इंडिया में जो सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, मास्किंग द कैचमेंट एरिया, जहां पर नदी जल भराव करती हैं, तो इंडस नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। टाइम कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। पंचनाद ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा जाता है, रेलवे रिक्वायरमेंट्स बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, थोड़ा 1 मिनट दीजिएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? रिवर कैचमेंट एरिया का जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हम लोग। कैचमेंट एरिया का क्वेश्चन आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी पूछा जाता है और आपका बड़े बड़े एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं उसी प्रश्न पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी, इसमें पंचनाद में पूछ रहे थे हम लोग। ठीक है, कैचमेंट एरिया तो हो चुका था। ठीक है, कैचमेंट एरिया तो बता दिया था ना मैंने भाई, कौन सी नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया कौन सा है? तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है, इसको दोबारा कर लेते हैं अगर नहीं हुआ होगा तो गंगा नदी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। यही था हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस को पंचनाद में हम लोग इंक्लूड नहीं करते? ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला एसएससी में पूछा जाता है, काफ़ी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा जाता है विद्यार्थियों। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी के ग्रुप डी और आपका यूपीएससी में भी पूछा जाता है ये वाला। तो पंचनाद जो है 5 नदियों से मिलकर बनता है, उसको हम लोग पंचनाद कहते हैं। तो पंचनाद में इंडस नदी को कभी नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इंडस नदी की ये सारी सहायक नदियां हैं, है ना, ये सारी नदियां इंडस नदी की सहायक नदियां। और इंडस नदी जब आप भारत का मैप देखोगे एक ऐसे ही नॉर्मली, तो यहाँ से जो है इंडस नदी बहती है, यहाँ से जो है ये सारी सहायक नदियाँ बहती हैं। रावी है, चिनाब है, सतलज है, झेलम है। ठीक है, ये सारी नदियाँ। तो भाई पंचनाद में हम इंडस को जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? तो सबको पता है, रिफ्ट वैली में भारत की 2 नदियां बड़ी मशहूर हैं जो रिफ्ट वैली में से बहती हैं, भ्रंश घाटी में से बहती हैं, और वो 2 नदियां हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती, जो कि एक अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली में से बहती है, बाकी रिफ्ट वैली में से नहीं बहती है। द सोन नदी नहीं बहती है, द यमुना नदी भी नहीं बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड द भागीरथी। कौन सी नदियां या कौन सी जगह पर अलकनंदा और भागीरथी जो है दोनों मिलती हैं? ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां कौन सी जगह मिलती हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम कम है, आपको बताना होगा, इतना टाइम आपके पास होगा नहीं। विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, तो इसका राइट आंसर होगा देव प्रयाग पर दोनों नदियां मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा दोनों ही देव प्रयाग पर आके मिलती हैं और वहां पर ये जो है गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न जो आपका थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ रहा है रिवर बेसिन और वाटर शेड में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए रिवर बेसिन और वाटर शेड में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों, रिवर बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ जो है अपना पानी जो है इकट्ठा करती हैं। ठीक है, उसको रिवर बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन मतलब जो बड़ी नदियों का कैचमेंट एरिया। ठीक है, कैचमेंट एरिया कहते हैं इसको हम लोग, जहाँ पर जल भराव करती हैं बड़ी बड़ी नदियाँ। वाटर शेड जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ जो है जल भराव करती हैं, और जिनको नॉन पर्नियल रिवर भी कहा जाता है, ऐसी ऐसी नदियाँ जिनका जल भराव बहुत छोटा होता है। तो रिवर बेसिन और कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन और वाटर शेड में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आपकी जो किताब ने उसमें भी इसी तरह के प्रश्नों का आंसर दिया गया है। ये होता है लार्ज एरिया, ये होता है छोटा एरिया कहते हैं। ठीक है, आगे है रिवर बेसिन इज लार्जर एरिया, वाटर शेड छोटा एरिया होता है। वो डेंट्रिक टेल और ड्रेनेज पैटर्न में डिफरेंस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने डेंट्रिक टेल एंड ट्रेलिस ड्रेनेज में जो है डिफरेंस पूछ रहा है। तो डेंट्रिक ड्रेनेज में मैंने आपको बता दिया था कि डेंट्रिक ड्रेनेज होता क्या है। क्या होता है बच्चों, जब एक मुख्य नदी बहुत सारी सहायक नदियों में इस तरह से पेड़ जैसे बनता है, जैसे पेड़ बनता है ना, पेड़ की तरह। पेड़ में ये सपोज कर लो ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है,
दिस इज़ द मेन रिवर, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से जब मिलती हैं तो इसको हम लोग डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, ठीक है। और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा अलग होता है, तो आप मतलब समझो, उसके बाद इंग्लिश में खुद पढ़ो, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि भैया, जब प्राइमरी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, जब जो एक मुख्य सहायक नदी होती है और जो सेकेंडरी सहायक नदी होती है, वो दोनों पैरेलल चलती हैं। पैरेलल मतलब होता है समांतर चलना। जब दो नदी या कोई दो स्थान समांतर होते हैं, मतलब वो कभी भी मिल नहीं सकते, उसको समांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो जब वो समांतर चलती हैं, व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम टू एट द राइट बैंक, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है उसके राइट बैंक से, राइट बैंक का मतलब होता है जो सीधे हाथ का जो किनारा होता है, दैट इज कॉल्ड द राइट बैंक। ओके स्टूडेंट्स, राइट बैंक का मतलब ये होता है when the primary tributaries of the river flow parallel to each other and secondary tributaries join them at the right bank, and the pattern is known as the trellis। इसी पैटर्न को हम लोग ट्रेलिस कहते हैं, जब राइट बैंक से जो है वो मिलती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, राइट बैंक से, राइट बैंक का मतलब होता है बैंक का मतलब यहाँ पे किनारा होता है, नदी का किनारा को हम लोग बैंक कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ नॉर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ द, जो नॉर्थ प्लेन का एग्जाम्पल ड्रेनेज होता है, और जो पूर्वांचल का पैटर्न का एग्जाम्पल है वो ट्रेलिस है, ठीक है। आगे है रेडियल एंड सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में डिफरेंस बताओ। भाई रेडियल और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम इतना ईजी कैसे दे दिया भाई रेडियल और सेंट्रीपिटल दे दिया। रेडियल आप लोग जानते हो, व्हेन रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, जब नदी जो है एक पहाड़ की चोटी से निकलती है और सभी डायरेक्शन में बहती है इस तरह से, इसी को हम लोग रेडियल कहते हैं। ट्रेलिस क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सॉरी स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल में होता क्या है, ये फिजिक्स नहीं है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बताओगे, इसमें होता ये है, नदी सभी डायरेक्शन में बह के, स्टूडेंट्स सभी डायरेक्शन बह के अपनी नदी अपना पानी को इकट्ठा करती है, और जिसको हम लोग लेक कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लेक। क्या कह देते हैं, लेक। लेक माने क्या होता है, लेक मीन्स बताओ, झील। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने देखी होगी, ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ लगती है ना, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सही तो है भाई, सारा पानी जो है इकट्ठा होके एक बीच में जमा हो जा रहा है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल कहते हैं हम लोग। द रिवर ऑरिजिनेटिंग अमरकंटक रेंज प्रेजेंट द गुड एग्जाम्पल फॉर, जो अमरकंटक नदियों से हमें पता है नर्मदा निकलती है, तो इसका मतलब जो है ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है भाई रेडियल का। और सामर रेक जो राजस्थान में बनती है, ये आपका सेंट्रीपिटल का अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक और क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी में आता है, काफ़ी डेल्टा और एस्चुरी में पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो मिलेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुरी। तो आप एक नॉर्मल बस 2 सेकंड में मैं आपको समझाता हूँ। देखो डेल्टा और एस्चुरी में डिफरेंस क्या होता है। डेल्टा मीन्स होता है ऐसी नदियाँ जो समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ सेडिमेंट बहा के लाती हैं। आपको पता है नदियाँ जब बह के हुए लाती हैं तो बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर अपने साथ बहाते हुए लाती हैं, और जब वो समुद्र में मिलती हैं तो उसको मिलने से पहले एक जगह जमा करती हैं, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करती हैं। ऐसे ये नदी है और ये इनके द्वारा बनाया गया स्थान है, ठीक है स्टूडेंट। तो जहाँ वो इकट्ठा करती हैं इन सेडिमेंट्स को, इन कंकड़, पत्थर, मिट्टी को, इसी को हम लोग डेल्टा कह देते हैं। एस्चुरी क्या होता है भैया, एस्चुरी का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जो अपने साथ सेडिमेंट्स ही बहा के नहीं लाती हैं, मतलब अपने साथ ना तो कंकड़ ना पत्थर कुछ भी बहा के नहीं लाती हैं, और वो समुद्र में मिलने से पहले, मतलब जब कंकड़ पत्थर ही नहीं है तो सीधे सीधे फ्रेश वाटर जो है सलाइन वाटर से मिलेगा, यानी कि जो स्वच्छ जल है वो आपका खारे पानी से मिलेगा, और उसी को हम लोग एस्चुरी कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सीधे सीधे एग्जाम्पल है, डेल्टा जो है वो काफ़ी उपजाऊ जमीन होती है, क्योंकि भाई नदी द्वारा बनाया गया ऐसा मैदान, ऐसा क्षेत्र जो उसके द्वारा बहा के लाए गए कणों से मिलकर बना है, तो वही उपजाऊ तो होगा, तो फर्टाइल होगा। अब भाई एस्चुरी में क्या कर सकते हैं हम, एस्चुरी में सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके डिफरेंस मैंने आपको पूरी तरह से हिंदी में समझा दिया, अब आपको इंग्लिश में पढ़ लो। ये ज़्यादातर डेल्टा जो है ट्रेंगुलर होते हैं, जैसे एक सुंदरबन का डेल्टा होता है, ये एलुवियल एट द माउथ ऑफ डिपोजिट, मतलब चिकनी मिट्टी नदी के मुहाने पर जो है इकट्ठा होती है। एस्चुरी क्या होता है, संकेन माउथ होता है, डूबा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है नदियाँ जो है मिलती हैं सीधे सीधे फ्रेश वाटर से, फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों एक जगह मिलते हैं। दे आर फॉर्म इन द टाइडलेस सी कोस्ट। जो डेल्टा होता है ऐसी जगह हो जहाँ पे टाइड आते ही नहीं है, टाइडलेस मतलब कभी भी ज्वार नहीं आता है माउथ पर, उसके माउथ पर, और एस्चुरी पर ज्वार आता है, मतलब हाई करंट्स आते हैं, कह रहा है ना हाई करंट्स आते हैं। हाई करंट का मतलब है नदी का जो पानी है बहुत तेज़ गति से ऊपर उठता है। तब आगे है ये भाई एग्रीकल्चर, फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर के लिए तो ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि भाई ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है। आगे दे आर भाई, इसमें इनलैंड नेविगेशन कर सकते हैं हम, नौकायन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। कौन कौन सी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। रिवर है जैसे कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है, गंगा, ये सब डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, नेचुरली बनाती हैं, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट जो आपका अबाउट 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन देना है। व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स इन इंडिया? भारत की जो नदियां हैं उनको इंटरलिंकिंग करने का उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होता है? इंडियन रिवर्स आर द टू टाइप्स, पर्नेलियर रिवर्स एंड नॉन पर्नेलियर रिवर्स। आपको पता है भारतीय नदियां दो प्रकार की होती हैं, कुछ सदाबहार नदियां होती हैं और कुछ जो है सदाबहार नदियां नहीं होती हैं। सदा पर्नेलियर रिवर का मतलब है जिनमें हमेशा पानी बहता है, नॉन पर्नेलियर रिवर मतलब जिनमें सिर्फ बरसात के मौसम में पानी बहता है। ठीक है, अब उस हिसाब से हमने नदियों को बांट दिया है। रिवर्स इंडिया बियर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एवरी ईयर। आपको पता है भारत में नदियां जो हैं प्रत्येक साल बड़ी मात्रा में पानी बहा के लाती हैं, और बट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द टाइम एंड प्लेस। लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई समय और टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि भारत में कहीं जो भारत का जो भौगोलिक स्थल है या भौगोलिक बनावट है वो डिफरेंस है ना, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, इस तरह कहीं पर बरसात ज़्यादा होती है, कहीं पर बरसात कम होती है, कहीं पर बरसात पहले आ जाती है, कहीं पर बरसात बाद में आती है। मोस्ट ऑफ द वाटर गेट्स वेस्टेड इन द फ्लड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के मौसम में ज़्यादातर पानी जो बर्बाद हो जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, पानी बर्बाद होने से जिंदगी संपत्ति और जीवन का नुकसान भी होता है। इट रिम्स द एग्री, और साथ ही ये जो है खेती को भी बर्बाद कर देता है। इट अदर प्लेसेस एट अदर प्लेसेस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉट। और यहाँ यही स्थिति, जैसे कहीं पर पानी ज़्यादा है बरसात के मौसम में, कहीं कहीं पे बरसात के मौसम में भी सूखा पड़ता है। तो इस तरह से भारत की जो है भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है ना, फिजिकल जोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है। इसलिए देयरफॉर इफ रिवर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, अदर कैनाल्स और नहरों से जोड़ दिया जाए, देन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्लड एंड ड्रॉट, तो जो बाढ़ और जो है सूखा दोनों की समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ का पानी इकट्ठा करके हम जो है भेज देंगे जहाँ पे सूखा पड़ रहा है। इसका बड़ा एग्जाम्पल है, बढ़िया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी जो कनाल है, इंदिरा गांधी कनाल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो राजस्थान में बनाई गई थी। ठीक है, इट विल ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, स्वच्छ पानी पीने की परेशानी भी स्वच्छ हो जाएगी, जिसको हम मिलियंस ऑफ रुपीज़ में खरीदते हैं। इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इट विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। इट विल, और उत्पादन क्षमता बढ़ने से भैया इकोनॉमिक कंडीशन तो अपने आप सही होगी। ठीक है, उत्पादन क्षमता बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप बढ़ती है लोगों की। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ने से। राइट, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्नेलियर रिवर्स। जो सदाबहार नदियां हैं उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द रिवर्स ऑरिजिनेट पेनिनसुला प्लेटू एंड सेंटर हाईलैंड। पर्नेलियर रिवर जो होती हैं ये कहाँ से, पेनिनसुला प्लेटू से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय जो पठार है वहाँ से निकलती हैं, और सेंटर हाईलैंड से हैं वहाँ से निकलती हैं। दीज आर द सीजनल एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मानसून। भाई पेनिनसुलर रिवर है, मैं पर्नेलियर रिवर पढ़ रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, ये पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब भाई प्रायद्वीपीय नदियाँ तो प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलेंगी ना। दीज आर द सीजनल। अब प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं, हमें पता है जो हिमालयन नदियाँ होती हैं वो पर्नेलियर रिवर होती हैं, और जो मतलब वो सदाबहार उनमें पानी आता है, और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो सदाबहार उनमें पानी नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमेशा पानी पर निर्भर करती हैं मानसून में जब बरसात होती है। दे रिफ्लेक्ट सुपर इम्पोज टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न एंड रिजुवेंटेड रिजल्टिंग इन द ट्रेलिस रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न। मैंने सारे समझा दिए हैं ये सारे। ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ट्रेलिस बनाती हैं, रेडियल बनाती हैं, और रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हैं। ठीक है, दीज रिवर्स आर स्मॉलर हैविंग द फिक्स्ड कोर्स। ये मैंने समझा दिया। रेडियल अभी क्या होता है मैंने समझा है। रेडियल मतलब जब पहाड़ से नदी निकलती है तो अपना पानी को इस तरह से बिखराव करती है ना, इसको रेडियल कहते हैं। और आपका ट्रे और आपका क्या था, एक दूसरा वो था अलग था। हाँ ठीक है, ये सारे मैंने समझा दिए। दिस रिवर्स आर स्मॉलर हैविंग ए फिक्स्ड कोर्स विद वेल एडजस्टेड वैलीज होती हैं। ये जो रिवर हैं अपने फिक्स कोर्स के लिए जानी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये बहाव को बदलती हों। ठीक है, इसलिए इनका जो कोर्स है, इनका बहाव क्षेत्र है वो फिक्स है, विद वेल एडजस्टेड वैली है। इनके यहाँ पे जो घाटियाँ हैं वो वेल एडजस्टेड हैं। देयर कैचमेंट एरिया इज रिलेटिवली स्मॉलर बेसिन। अब इनका जो कैचमेंट एरिया है, जल भराव क्षेत्र है, वो छोटा है, क्योंकि हमें पता है पेनिनसुलर रिवर्स का जो कैचमेंट एरिया है वो छोटा होता है, मैंने अभी पढ़ाया था, है ना। और जो आपकी हिमालयन रिवर है उनका कैचमेंट एरिया बड़ा होता है, उनका जल भराव क्षेत्र ज़्यादा होता है, जैसे गंगा नदी। दीज रिवर्स आर ओल्ड रिवर्स। हमको पता है पेनिनसुलर जो क्षेत्र है वो सबसे पुरानी मिट्टी से बना है, और हम लोग जानते हैं जो पेनिनसुलर एरिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो कि आपका अफ्रीका से अलग होकर, नहीं, गोंडवाना लैंड में से एक टुकड़ा अलग हुआ जो और वो वाला जो टुकड़ा है वो सीधा एक, इस टुकड़े में से 2 देशों का निर्माण हुआ। एक था आपका
ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था इंडिया। तो इंडियन प्लेट जाके टकराई यूरेशियन प्लेट से, है ना, और इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये जो इंडियन प्लेट टकराई अफ्रीका से अलग होकर, और ये जो प्लेट है ये सबसे पुरानी मिट्टी का एग्जाम्पल है, इसलिए ये कह रहा है दिस इज, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं ये भी ओल्ड है, सबसे पुरानी है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट रीच देयर बेसिन लेवल्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द, ये लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन रिवर्स। नॉर्थ इंडियन रिवर्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं। तो भाई कुछ मुख्य विशेषताएं बतानी है। ऑरिजिन दे, अब नॉर्थ इंडियन रिवर्स के तो आप बता ही दोगे भाई, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो जो लोग, वो तो बता ही दोगे भाई। ऑरिजिन, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, दे ऑरिजिनेट इन द हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं। जितनी भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स होती हैं वो हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। नेचर ऑफ फ्लो, इनका फ्लो कैसा है, प्रकृति कैसी है, दे आर परनेलियर, सदाबहार नदियाँ होती हैं। ड्रेनेज पैटर्न कैसा होता है, दे आर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड टू द डेंड्रिक पैटर्न बनाती हैं। डेंड्रिक पैटर्न मैंने बता दिया क्या होता है, डेंड्रिक एंड ट्रेलिस, दो पैटर्न मैंने बताए थे, याद करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। डेंड्रिक एंड ट्रेलिस पैटर्न मैंने जो दोनों पैटर्न बताए हैं उनका एग्जाम्पल आप बताएंगे खुद। नेचर ऑफ रिवर, इन नदियों का प्रकृति कैसी होती है, इट हैज़ अ लॉन्ग कोर्स। अब हमें पता है इन नदियों का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी लंबा होता है ना, फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन, इरोजन करती हैं, कटाव करती हैं, रिवर कैप्चरिंग करती हैं। आगे आपका मिंडर बनाती हैं। मिंडर मतलब आपने देखा होगा इस तरह से जब नदियाँ बहती हैं इस तरह से, इसको मिंडर कहते हैं, इस तरह से, है ना, इसको मिंडर्स कहते हैं। ये पानी है सपोज करो, मिंडर्स बनाती हैं। कैचमेंट एरिया, भाई इस यहाँ का कैचमेंट एरिया तो बड़ा होगा क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और हिमालय से निकल रही हैं, तो हिमालय का कैचमेंट एरिया तो बड़ा होगा क्योंकि हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वत है ना। 50 मिलियन लाख 50 मिलियन लाख साल हम लोग मानते हैं कि हिमालय 15 मिलियन ईयर्स हम लोग मानते हैं कि हिमालय का निर्माण हुआ है 15 मिलियन ईयर्स अगो। एज ऑफ रिवर, ये नदियाँ हैं क्योंकि हिमालय का निर्माण ही अभी हुआ है, तो ये नदियाँ जो हैं बिल्कुल नहीं होंगी। These are active and depending in the valleys. अब ये जो है पेनिनसुलर रिवर से किस तरह से डिफरेंस है, प्रायद्वीपीय नदियों से किस तरह से अलग हैं ये नदियाँ। प्लेस ऑफ ऑरिजिन के आधार पर अलग हैं, उत्पत्ति के आधार पर अलग हैं। भैया पेनिनसुलर प्लेट्यूज एंड सेंट्रल आइलैंड, जो भी पेनिनसुलर रिवर है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू और सेंट्रल आइलैंड से निकलती हैं, हिमालय से नहीं निकलती हैं। भाई कॉमन सेंस होगा जैसे स्टूडेंट में वो बता देगा। नेचर ऑफ फ्लो, सीजनल, भैया हमें पता है जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सीजनल है ना, सिर्फ बरसात के मौसम में उनमें पानी आता है, मानसून रेनफॉल होती है तब। टाइप ऑफ ड्रेनेज कैसा होता है, कैचमेंट एरिया काफ़ी छोटा होता है। नेचर ऑफ रिवर कैसी होती है, स्मॉलर होती हैं। कैचमेंट एरिया लिटरली स्मॉलर बेसिन होता है। और एज ऑफ द रिवर, काफ़ी पुरानी नदियाँ हैं क्योंकि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो भी पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अफ्रीका से अलग होकर आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हरिद्वार टू सिलीगुड़ी अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, नेम द इंपॉर्टेंट रिवर्स यू विल बी कम अक्रॉस, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी वन ऑफ देम। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, इसे तो कर ही लेना भाई। कह रहा है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। हरिद्वार से सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हो, हरिद्वार आप जानते हो किधर है, ठीक है। तो हरिद्वार जो आपका उत्तराखंड की तरफ से, और आप सिलीगुड़ी आप पश्चिम बंगाल में पाओगे, ठीक है। चीज़ों को समझो, कौन सी जगह कहाँ पे, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है, और वहाँ पे आप हिमालय के फुट हिल से ट्रैवल कर रहे हो। तो बताओ कौन कौन सी नदियों को आप देखोगे। वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हरिद्वार टू सिलीगुड़ी अलॉन्ग विद द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, वी सेल अक्रॉस फ्रॉम, कौन कौन सी नदियों से हम मिलेंगे, गोमती है, टोन्स है, सरयू है, रामगंगा है, शारदा है, गंडक है, ओल्ड गंगा है, कमला है ना, बागमती है, कोसी है, एंड गंगा है। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया बोथ द पॉइंट्स ऑफ व्यू, बेसिन एंड सेंट्रल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। भारत की नदियाँ, भाई गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक हिसाब से और हर एक के और बेसिन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृति और बेसिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि यहाँ पे गोमुख है वहीं से निकलती है। और 3900 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल इज, जहाँ उस पर्वत की ऊंचाई है जहाँ से निकलती है, ठीक है। आप लोग देख लेना है, सारा कुछ पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, दिस इज आकाश सर।